राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादास डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, पिछले दिनों अभी 2 दिन पहले इस देश की जांच एजेंसी सीबीआई ने एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई किया, उनके ठिकानों पे छापेमारी किया। उस छापेमारी के बाद पूरा कांग्रेसी इकोसिस्टम हिला हुआ है। जी हाँ, अब समझ जाइए कि वह व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण है कांग्रेसी इकोसिस्टम के लिए कि एक व्यक्ति के ऊपर यह कार्रवाई हुआ है जांच एजेंसियों का और पूरा इकोसिस्टम हिला हुआ है। उस व्यक्ति का नाम है हर्ष मंदर। जी हाँ, हर्ष मंदर पहचान का मोहताज नहीं है। इस देश में 2 दशकों तक उन्होंने आईएएस ऑफिसर के पद पे अपना सेवा दिया है और 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उन्होंने राज्य सरकार पे और वर्तमान के प्रधानमंत्री और उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पे आरोप लगाते हुए उन्होंने आईएएस ऑफिसर के पद से रिजाइन दे दिया था। उसके बाद हर्ष मंदर सोनिया गांधी जी की सुपर कैबिनेट का हिस्सा बन गया। जब इस देश में 2004 में यूपीए की सरकार बना, उस समय भारत सरकार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर एक और सुपर प्राइम मिनिस्टर का गठन हुआ था, जिसका अध्यक्षता, जिसका नेतृत्व सोनिया गांधी कर रही थी। उसी सुपर कैबिनेट का यह हिस्सा हुआ करता था। तो इसलिए कांग्रेसी इकोसिस्टम का जुड़ाव, कांग्रेस से इस व्यक्ति का जुड़ाव कितना महत्वपूर्ण है, यह इस बात से साबित होता है। लेकिन इस व्यक्ति के खिलाफ 2 दिन पहले सीबीआई ने कार्रवाई किया है। इससे पहले भी सितंबर 2021 में जांच एजेंसी ईडी ने दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई के शिकायत के बाद कार्रवाई किया था, क्योंकि इस व्यक्ति के ऊपर आरोप है कि इन्होंने एफसीआरए कानून, विदेशी अंशदान अधिनियम के कई एक प्रावधानों का उल्लंघन किया। इन्होंने 2002 में आईएएस ऑफिसर के पद से रिजाइन देने के बाद सोनिया गांधी जी के सुपर कैबिनेट में रहते हुए भी एक एनजीओ बनाया, गैर सरकारी संगठन, जिसका नाम दिया अमन बिरादरी। उस अमन बिरादरी के लिए कहा जाता है कि उन्होंने इस एनजीओ का गठन इसलिए किया जिसके जरिए यह एक धर्मनिरपेक्ष, शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया बनाने के लिए काम करेगा। उस एनजीओ के नाम पे इन्होंने विदेशों से अरबों रुपये इकट्ठा किए, लेकिन उस पैसे का इन्होंने खर्च कहां किया, किस तरीके से किया, इसका जानकारी सरकार को देने में यह असफल रहे। उसके बाद सरकार ने इसके इन एनजीओ का एफसीआरए कानून रद्द कर दिया था और उसी विदेशी धन से जुड़े हुए मामले की कार्रवाई इन पे चल रहा है। उसी कार्रवाई के तहत इनके ऊपर यह छापेमारी हुआ था। लेकिन उस छापेमारी के खिलाफ उस कांग्रेसी इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ 250 पूर्व नौकरशाहों ने, आईएएस ऑफिसर ने, रिटायर आईएएस ऑफिसरों ने सरकार को एक पत्र लिखा, जिस पत्र में उन्होंने मांग किया है कि हर्ष मंदर और उनके इस एनजीओ के खिलाफ जो भी कार्रवाई हो रहा है उसे बंद कर दिया जाए। सरकार और जांच एजेंसियां हर्ष मंदर को फंसा रही है। समझिए, कार्रवाई एक के ऊपर हुआ, लेकिन दर्द उस पूरे इकोसिस्टम में हुआ जिसने 2004 से 14 तक हर्ष मंदर जैसे लोग और इनके एनजीओ के पैसों पे मौज किया, विदेशी पैसों पे ऐश किया और इस देश के खिलाफ साजिश की। जी हाँ, ऐसे हर्ष मंदर जिसने अमन बिरादरी को इसलिए बनाया कि इसके जरिए यह न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण, दयालु दुनिया बनाए, धर्मनिरपेक्ष दुनिया बनाए, उसके आड़ में इसने क्या किया? उसके आड़ में इस व्यक्ति ने लश्कर ए तैयबा की आतंकी इशरत जहां का समर्थन किया। जी हाँ, जिस इशरत जहां के लिए कहा जाता है कि उसको उस समय वर्तमान गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का हत्या करने के लिए कहा गया था। उसने नरेंद्र मोदी का हत्या करने के नियत से गुजरात गया था। गुजरात में पुलिस एनकाउंटर के दौरान वो मारी गई। उस इशरत जहां का यह समर्थक था, उसका यह समर्थन करता था। उसके बाद हर्ष मंदर उस व्यक्तियों में से भी एक था जिन्होंने मुंबई हमले के आतंकवादी याकूब मेमन के लिए दया याचिका राष्ट्रपति के पास दिया था। यानी कि
इनको एक आतंकवादी को बचाना था। यह एक आतंकवादी को बचाना चाहते थे। ने 200 से अधिक लोगों को मौत का घाट उतारा था, निर्दोष लोगों का जान लिया था। उस याकूब मेमन की दया याचिका इन्होंने दायर किया था। यह उन 203 व्यक्तियों में से भी एक था जिन्होंने पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाब के लिए दया याचिका राष्ट्रपति के पास भेजा था। जी हाँ, यानी कि पहले याकूब मेमन, उसके बाद फिर अजमल कसाब। जिस अजमल कसाब ने ताज होटल में 200 से अधिक लोगों का जान लिया, निर्दोष लोगों का जान लिया, कई पुलिस वालों का जान लिया। जिस अजमल कसाब को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस के कई जवानों ने अपना जान दे दिया, उस अजमल कसाब का दया याचिका लेकर यह हर्षमंदर राष्ट्रपति के पास। इतना ही नहीं, हर्षमंदर ने संसद पर आतंकी हमले के दोषी अफजल गुरु के लिए भी दया याचिका पे हस्ताक्षर किए थे। यानी कि एक तरीके से उसके लिए भी इन्होंने दया याचिका लेकर राष्ट्रपति के पास गया। समझ जाइए, यह देश में शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण और धर्मनिरपेक्ष दुनिया का निर्माण करना चाह रहे थे, लेकिन और उसके नाम पे यह विदेशों से पैसा लेते थे, लेकिन उस पैसों को खर्च कहाँ करते थे? अफजल गुरु के नाम पे, अजमल कसाब के नाम पे, याकूब मेमन के नाम पे, इशरत जहां के नाम पे। इस देश में जो आतंकवादियों के लिए कोई कपिल सिब्बल, कोई अभिषेक मनु सिंघवी, कोई प्रशांत भूषण जैसे बड़े बड़े प्रभावशाली वकील जो केस लड़ने चले जाते हैं, जो रात के 2-2 बजे, भोर के 3-3 बजे 24 घंटा में किसी भी समय अदालतें खुलवा लेते हैं, वो सब लोग फ्री में तो नहीं काम करते हैं ना, उस सबको कोई ना कोई तो पैसे देता होगा। असल हर्षमंदर जैसे लोग ही अपने एनजीओ के माध्यम से विदेशों से पैसे मंगाकर ऐसे वकीलों को देते हैं, करोड़ों करोड़ों अरबों अरब रुपये। एनजीओ के आड़ में ये लोग यह काम कर रहे थे। इतना ही नहीं, हर्षमंदर ने कई बार न्यायिक प्रणाली में भी हस्तक्षेप किया है। इन्होंने भारत के तत्कालीन उस समय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को भी डिटेंशन की स्थिति और असम के अवैध प्रवासियों के निर्वासन से संबंधित मामले की सुनवाई से अलग करने की मांग की थी। यानी कि इस व्यक्ति ने इस देश के उस समय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश को ही केस से बाहर करने का मांग किया था सुप्रीम कोर्ट से। समझ जाइए, रंजन गोगोई साहब जो कि खुद असम से आते हैं, असम की स्थिति को वो अच्छे से जानते थे, उनको पता था कि असम में घुसपैठिए कौन है, डिटेंशन सेंटर में किसको भेजा जाना चाहिए। उस सुनवाई से उनको ही अलग करने के लिए, जबकि वो मुख्य न्यायाधीश थे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग कर दिया। समझ जाइए, यह कौन सा शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण और धर्मनिरपेक्ष दुनिया का स्थापना करना चाहता है भारत में। किसके लिए, किसके लिए यह शांतिपूर्ण माहौल चाहता है, किसके लिए न्यायपूर्ण माहौल चाहता है, किसके लिए धर्मनिरपेक्ष दुनिया चाहता है। हर्षमंदर उन 40 कार्यकर्ताओं में से भी एक था जिन्होंने अयोध्या फैसले के खिलाफ अदालत में समीक्षा याचिका दायर किया था। बताइए, जब 2019 में रंजन गोगोई के नेतृत्व में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने राम मंदिर पर फैसला सुनाया, तो उस फैसले का समीक्षा याचिका यानी पुनर्विचार याचिका हर्षमंदर ने सुप्रीम कोर्ट में डाला। यह हर्षमंदर है। और इतना ही नहीं, इस समय सोनिया गांधी ने अपने यूपीए शासनकाल के दौरान 2011 में या 12 में, शायद 12 में, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर यह कहा था कि राम और रामायण का अस्तित्व नहीं है। उस फैसले में भी हर्षमंदर का लगभग 60% सहमति था। हर्षमंदर के ही बनाए प्लान के अनुरूप भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वो एफिडेविट दाखिल किया था, क्योंकि जो सोनिया गांधी जी ने सुपर कैबिनेट बनाया था, एनएसी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल या कमेटी, उसका काम ही यही था कि वह जो सुझाव, जिस काम का सुझाव वह उस समय के मनमोहन सिंह सरकार को देता, मनमोहन सिंह सरकार वही काम कर सकता था। तो जो मनमोहन सिंह सरकार, जो गृह मंत्री रहते हुए पी चिदम्बरम, सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दिया था कि राम और रामायण का कोई वजूद नहीं है, उसका जो पूरा स्क्रिप्ट था, वह स्क्रिप्ट हर्षमंदर ने सोनिया कैबिनेट में रहकर तैयार किया था। यह फैसला सिर्फ और सिर्फ मनमोहन सिंह या उनके सरकार का नहीं, बल्कि
यह सोनिया कैबिनेट और हर्ष मंदर का फैसला था। उतना ही नहीं, यह उस मंडली का भी हिस्सा था जिसने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के खिलाफ दायर याचिका, यह उस मंडली का भी हिस्सा था जिसने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के खिलाफ याचिका दायर किया। अभी भी वह सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। यह उसका भी पेटिशनर है। हर्ष मंदर ने यह सब कुछ विदेशी वित्त पोषित एनजीओ से जुड़े रहते हुए किया। यानी कि इस तरीके से सीएए का आंदोलन में इसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके ऊपर आरोप यह भी है कि सीएए के आंदोलन के दौरान इसने अपने एनजीओ अमन बिरादरी और रेनबो इंडिया में जो अनाथ बच्चे रहते हैं, उस अनाथ बच्चों को इन्होंने सीएए आंदोलन में शामिल किया था दिल्ली में। जिसके खिलाफ हर्ष मंदर के ऊपर दिल्ली बाल संरक्षण जो आयोग है उसने भी कार्रवाई किया था। उसका भी केस इसके ऊपर चल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, हर्ष मंदर ने अपने संगठन कारवाई मोहब्बत के साथ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू में हुई हिंसा पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें वहां के छात्रों को सभी दोषों से मुक्त कर दिया था और उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ कई झूठ फैलाए गए थे। बाद में यह पूरी रिपोर्ट ही झूठी निकली। यानी कि झूठा खबर बनाने का, झूठा नैरेटिव बनाने का इनका मुख्य धंधा है। हर्ष मंदर ने सीएबी पारित होने के समय इन्होंने कहा था कि वह खुद को मुस्लिम के रूप में पंजीकृत करवाएंगे। बाद में उन्होंने करवाया नहीं करवाया इसका कोई पता नहीं है। यानी कि एनजीओ के आड़ में सुपर कैबिनेट का हिस्सा रहते हुए किस तरीके से ऐसे लोगों ने इस देश के खिलाफ विदेशी पैसों के दम पे का षड्यंत्र किया, और अब जब इनके ऊपर कार्रवाई हो रहा है तो इनके गिरोह के तमाम सारे लोग बिलबिला रहे हैं, इनके समर्थन में उतर रहे हैं। कैसे कैसे लोगों को सोनिया गांधी ने इस देश के सरकारी सिस्टम का हिस्सा बना के रखा था। एनजीओ गैंग के लोगों को किस तरीके से इस देश और इस देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया था यूपीए शासन के दौरान। लेकिन अंतोगत्वा इस सब के ऊपर इस समय का सरकार कार्रवाई कर रहा है, और आगे भी इस तरीके के जितने भी षड्यंत्रकारी है, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, प्रशांत भूषण हो, या इस तरीके के ऐसे और भी जो लोग हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगा। इस सबको जेल जाना पड़ेगा, चाहे 250 पूर्व आईएएस ऑफिसर आ जाए या कोई भी आ जाए, कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी इनके समर्थन में खड़े हो जाए, ये सब बचने वाले नहीं है। इन्होंने जो किया है इस देश के खिलाफ, इनको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। और इसके माध्यम से इनका जो राजनीतिक आका था उस समय, जो अभी भी है, उनको भी संदेश दिया जा रहा है कि जितना दिन मौज करना है करो, नंबर तुम्हारा भी आएगा। पहले तुम्हारे गुर्गों को निपटाऊं, उसके बाद तुम तो अपने आप निपट जाओगे। तो देखिए इन सब के खिलाफ क्या कार्रवाई होता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।